नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम 5 का पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 26 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। इसके बाद हालात की गंभीरता को देखते हुए सोमवार सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से मुलाकात की और सुरक्षा स्थिति पर लंबी बातचीत की। और इसके बाद राजनाथ सिंह लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें ताजा हालात की जानकारी दी। पीएम मोदी के आवास पर करीब 40 मिनट तक बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे। इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी। उमर अब्दुल्ला भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू झलक उठे जब वो विधानसभा में सभा को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त काफी दुखी भी दिखे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग आतंक के साथ नहीं हैं। पहली बार घाटी एकजुट नजर आई। उमर ने यह भी माना कि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। वहीं हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया, जिसकी अवधि रविवार को खत्म हो गई। जो मेडिकल वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिक बचे हैं, उनको भी 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। साथ ही पाक नागरिकों को भारत सरकार ने चेतावनी भी दी, अगर किसी ने वीजा कानून का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। कुछ को अपनों से बिछड़ने का दर्द झेलना पड़ रहा है, तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए। केंद्र सरकार ने कई पाकिस्तानी यूट्यूबर चैनलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब भारतीय यूजर्स शोएब अख्तर, आरजू कागजी और सैयद मुजम्मिल शाह जैसे चैनलों की सामग्री नहीं देख पाएंगे। ये भारत सरकार की तरफ से कदम उठाया गया, यानी कि भारत सरकार ने जो यूट्यूबर हैं और जो पाकिस्तान के सैटेलाइट चैनल हैं जो आतंक फैलाए पड़े, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करते हुए उनको बैन कर दिया। उधर वीजा की अवधि भी खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही जो पाकिस्तान के मेडिकल वीजा पर हैं वो 29 तक रह सकते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, सीधा उसका रुख करते हैं। पाकिस्तानी मूवमेंट पर एक और खुलासा हुआ। पाक के पंजाब में टैक्स का मूवमेंट खैरपुर इलाके में देखे गए सैन्य वाहन, बॉर्डर की तरफ से बड़े सैन्य वाहन आर्मी व्हीकल से होवित्जर ले जाते दिखे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पाक के पंजाब में मूवमेंट दिखाई दे रही है। खैरपुर इलाके में देखे गए सैन्य वाहन, यानी कि एक तरफ से पाकिस्तान को अब डर लग रहा है, बॉर्डर की तरफ से बॉर्डर की ओर बढ़ते देखे गए सैन्य वाहन आर्मी व्हीकल से होवित्जर ले जाते दिखे। यानी कि पाकिस्तानी मूवमेंट पर एक और खुलासा हो रहा है। जो बॉर्डर है भारत से लगा हुआ पाकिस्तान के इलाके में, वहां पर मूवमेंट उनकी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान को क्योंकि खतरा लग रहा कि कभी भी हिंदुस्तान की तरफ से कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने किया उसका जवाब भारत जरूर देगा और इसका खतरा पाकिस्तान को लग रहा है। इन सब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इमरजेंसी बैठक भी हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी बैठक की। इस्लामाबाद में शहबाज की सीसीआई की बैठक हुई है। तो सिंध में विरोध प्रदर्शन से परेशान है शहबाज, समर्थन वापस लेने का अल्टीमेटम भी लोगों ने दिया है। अब पाकिस्तान के लोग भी सरकार के इनके खिलाफ हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो हुआ वो गलत, कभी भी भारत की तरफ से अटैक हो सकता है। इसको लेकर एक तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर पर मूवमेंट पाकिस्तान की सेना की दिखाई दे रही, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। बैठकों का दौर चल रहा है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर, उसका रुख करते हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में तहव्वुर राणा की एनआईए की रिमांड भी बढ़ गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने 12 दिन की रिमांड बढ़ाएगी। एनआईए ने कोर्ट से 12 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। इससे पहले कोर्ट ने एनआईए को 18 दिन की रिमांड दी थी। तहव्वुर राणा मुंबई हमले में मुख्य आरोपी है।
एनआईए राणा से मुंबई हमले के संबंध में पूछताछ करेगी। एक ये भी दुख है पाकिस्तान को कि तहव्वुर राणा अब भारत के शिकंजे में है, उससे पूछताछ भारत की एजेंसियां कर रही हैं। एनआईए की ने रिमांड पर लिया, अब 12 दिन की रिमांड बढ़ गई। राणा की रिमांड बढ़ने से जांच में भी मदद मिलेगी। तो तहव्वुर राणा के मामले को लेकर बड़ी खबर यह है कि 12 दिन की एनआईए को रिमांड मिल गई, कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद तहव्वुर राणा की रिमांड को 12 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। अब इस मामले को लेकर पहलगाम में जो हमला हुआ, 26 लोगों की मौत हुई, शहीद हुए भारत के, जिसमें एक नेपाली भी इसमें शामिल है, यानी कि भारत के 25 और एक नेपाली नागरिक भी इसमें शामिल है। पूरा देश एकजुट दिखाई दे रहा है। अब सबकी यही मांग है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, ताकि पाकिस्तान आगे कभी इस तरह की घटना करना तो दूर सोचे भी ना। अब इस मामले को लेकर विपक्ष भी एकजुट है। विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, आपको सुनाते हैं। 22 अप्रैल को यह क्रूर आतंकवाद हमला हुआ पहलगाम में, सूत्रधार पाकिस्तान था, इसमें कुछ संदेह की बात नहीं है। उसी दिन, उसी रात को कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करें। 24 तारीख को यह सर्वदलीय बैठक हुई। अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री वहां मौजूद नहीं थे, पर रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे, अन्य मंत्री थे। और उसी दिन सुबह को, उसी दिन कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया, शोक प्रस्ताव था। और जो हमारा विचार है, हमारा सोच है इस क्रूर आतंकवाद हमला को लेकर, उसको हम विस्तार से उस प्रस्ताव में शामिल किया गया था। उस प्रस्ताव में हमने जनता के सामने जो कांग्रेस पार्टी की राय है जनता के समक्ष रखी। जबरदस्त अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है, इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने 2 नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी, और हम 2 नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक हैं। पैदा करने वाला वो है, जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। से जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमजोर कर देंगे, हम इससे कमजोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब देंगे। बयान उन्होंने बहुत, वे प्रेस वाले क्वेश्चन कर रहे थे, उन्होंने भी क्वेश्चन करा कि भाई कितना क्यूसिक पानी रोक, क्या उसकी खपत देश में हो सकती है, बाढ़ आएगी तो उस स्थिति में क्या रहेगा, फिर पाकिस्तान में पानी जाएगा। जैसे यहाँ पर अम्बाला और इसके बीच में जो घाघर दरिया है, उसका पूरा पानी पाकिस्तान जाता है, क्या उसकी रोकने की भी स्थिति है? तो ये सारे क्वेश्चन थे उसमें से एक क्वेश्चन ये भी होगा, ये भी निकाल लिया। तो उस तरह का कोई इंटेंशन नहीं है। हम इस मुद्दे पे देश की फौज के साथ में, देश की सरकार के साथ में है, टाइट फैसले ले, जहां जरूरत होगी वहां इस मुद्दे पे साथ चलेंगे। हमारे इंटर मामले यहाँ के हैं, वो फसलों के दाम के, वे जो सवाल है हमारे, उसको इन मुद्दों से जोड़ कर ना चले। देखिए, ये विषय राजनीति का नहीं है, ये विषय हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा का है। और कांग्रेस पार्टी की जो CWC की बैठक हुई है, उसमें भी हमारे पार्टी के नेतृत्व ने ये बात कही है कि इस विषय पर कांग्रेस पार्टी भी और बाकी और विपक्षी दल भी सरकार के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। और जो भी निर्णय प्रधानमंत्री जी, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, वो लेती हैं, हम उनके साथ हैं। हमारी सेना लेती है, या और भी जो चीजें, और भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है या NIA है, तो हम उनके साथ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक मसला नहीं है। मगर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि लोगों में बहुत आक्रोश है। जिस तरीके से ये घटना पहलगाम में हुई, पहलगाम का जो बाइसरन मेडो है वहां पर हुई, और इतनी भारी मात्रा में टूरिस्ट वहां पे था, मगर फिर भी
इंटेलिजेंस एजेंसीज को उसके बारे में जानकारी नहीं मिली। ये भी एक विषय का जो है कंसर्न है, और इसके ऊपर भी क्योंकि अब मसला NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इसको ले लिया है, तो वो इस पे जो है तफ्तीश होगी, तो इस पहलू से भी इसको देखने की आवश्यकता है। तो एकजुट है पूरा देश इस मामले को लेकर। सभी की एक ही मांग है कि सरकार को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। हम सरकार के साथ हैं, और इन सब के बीच जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि 27 तारीख तक भारत छोड़ने का आदेश दिया था सरकार ने, लेकिन मेडिकल वीजा जिनके पास है वो 29 अप्रैल तक रह सकते हैं। अब भारत सरकार काफी इस मामले को लेकर सख्त है। बैठकों का दौर चल रहा है। आज राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। इसमें अजित डोभाल भी मौजूद थे। आगे की रणनीति बनाई जा रही है। उधर जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों की 2 बार मूवमेंट देखी गई, और उम्मीद की जा रही कि जल्द ही जो आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको सेना मार गिराएगी, क्योंकि सेना लगातार सर्च ऑपरेशन जंगलों में कर रही है, जंगल में छुपे हुए हैं। चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए 4 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ कराता हूं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। वेद भूषण शर्मा जी है, पूर्व ACP मेजर रिटायर्ड। असीम अवान जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर राजा काशिफ है, राजनीतिक विश्लेषक है पाकिस्तान के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेद भूषण शर्मा जी, आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल भी सेना के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। लगातार उनकी बैठकें चल रही हैं, और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की और पूरी तरह से रणनीति बनाई गई। क्या भारत सरकार एक पूरी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रही है, ताकि जब एक्शन हो, जब कार्रवाई हो, तो पुख्ता तौर पर हो, मजबूती से हो? देखिए आसिफ भाई, पूरी तैयारियां की जा रही हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवल के लेवल पर। तमाम जो पुख्ता इंतजामात हैं, चाहे पानी को रोकने को लेकर हो, चाहे 29 तारीख तक वीजा का जो टाइम दिया गया उसको लेकर हो, तमाम तरफ से इंटरनेशनल जो सपोर्ट्स है वो लगातार, इवन जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जिनको मुस्लिम कंट्रीज या खाड़ी कंट्रीज कहा जाता है, वो लोग भी इंडिया के सपोर्ट में आ गए, क्योंकि कोई देश आज तैयार नहीं है किसी तरह का टेररिज्म या उग्रवादी एक्टिविटीज को। अभी क्योंकि पाकिस्तान की जो छवि है इंटरनेशनल पर आज ऐसी हो चुकी है कि उन पर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा कि जो लादेन था, अमेरिका ने घुसकर पाकिस्तान के अंदर मारा उसको, और पाकिस्तान कहता रहा कि हमारे लादेन नहीं है, हम टेररिस्ट को शरण नहीं देते। आपने देखा कसाब जब पकड़ा गया था, तब आप इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा पाकिस्तान का रहने वाला। उस गली तक हमारा टीवी मीडिया, आप लोग पहुंचकर तमाम जो जगह दिखाई जहां पर से कसाब चला था, जहां का कसाब रहने वाला था। अभी आपके चैनल पर तहब्बुर राना का मामला चल रहा है, जो 12 दिन की NIA की कस्टडी रिमांड पर है। उसमें बहुत सारे ऐसे खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि तहब्बुर राना भी पाकिस्तान के रहने वाला, पहले पाकिस्तान की आर्मी में था, फिर वहां से छोड़कर या भागकर कनाडा चला गया, फिर अमेरिका से डेविड हेडली से उसके लिंक हुए। उसने किस तरह से निर्दोष 166 हिंदुस्तानियों को मुंबई के अंदर मारा। अब जो मामला 26 जो बेगुनाह लोग हैं, जिसमें एक नेपाल से जुड़ा हुआ है, बाकी 25 जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मोस्टली। बड़े शर्म की बात यह है कि बिल्कुल न्यूली मैरिड हैं या कोई आदमी सीनियर सिटीजन है, जिस तरह से उनको घेर कर मारा गया, इससे पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज गया है पाकिस्तान के खिलाफ, कि पाकिस्तान की जो हकीकत है वो तमाम खुलकर आ गई। क्योंकि जो वहां कहा जाता है कि ISI और आर्मी दोनों का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। हालांकि इसके अंदर ये जरूर माना जा रहा है, क्योंकि
जो हमारी फोर्सेस हैं उन्होंने तमाम उन 12 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। जो लोकल जो कश्मीरीज थे जिन्होंने उनको तमाम सपोर्ट दी, आर्म्स एंड अम्युनिशन मुहैया कराया, फूड मुहैया कराया, तमाम चीजों की जानकारी दी, क्योंकि वहां तक पहुंचना पहलगाम में जिस जगह पर ये वारदात हुई है वहां पर आम आदमी का पहुंचना मुश्किल है। केवल वहां पर पैदल जा सकता है या घोड़ा टट्टू के सहारे ही वहां पर जो टूरिस्ट है पहुंचते हैं। तो जहां पर इस तरह के हालात हों वहां पर पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है उससे 100% इत्तेफाक रखते हैं हम लोग, हमारा देश इत्तेफाक रखता है कि इसमें पाकिस्तान की डायरेक्ट, क्योंकि उसके अंदर जो असला मिला है वो अमेरिकन असला है, AK-47 है। और ये असला ऐसा नहीं है कि कहीं सड़क बाजार या कहीं गली के अंदर मिल जाते हो, इनको प्रोक्योर किया गया होगा, इसमें बहुत भारी खर्चा होता है, तमाम तरह के और इंतजामात उनको प्रोवाइड किए गए थे। तो इसलिए जो पूरी प्लानिंग के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत तो सरकार भूषण शर्मा जी पूरी प्लानिंग के तहत देखिए, जो कश्मीर से नागरिक गए, जो अब तक जानकारी निकल कर आई, कश्मीर के नागरिक पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेनिंग ली, उनके साथ वहां से आतंकवादी साथ में आए और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर रजा काशिफ जी पाकिस्तान से जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही मेजर असीम आवान जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। पाकिस्तान से एक बार फिर से तारुफ करा देते हैं। उससे पहले मैं जाऊंगा मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, अब इस घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? आज प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री की बैठक भी हुई, अब लग रहा है कि पूरी तरह से फाइनल प्रिंट बनकर तैयार हो गया प्लानिंग। अब पाकिस्तान की तरफ से भी जो बॉर्डर है हिंदुस्तान से लगा हुआ, वहां का भी सेना का मूवमेंट उनका बढ़ गया, उनको भी खतरा दिखाई दे रहा है। इन सारी चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं माफी चाहता हूं कि मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था और टाइम पे जुड़ नहीं पाया, तो इससे पहले जो डिस्कशन हो चुका है उसके बारे में मुझे पता नहीं होगा, तो हो सकता है एक आध चीज रिपीट हो, तो ठीक है, तो आप उसको ध्यान में रखें। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बिल्कुल साफ तौर पे कि ये जो हादसा हुआ है ये एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही निंदनीय हादसा है। और अब मैं ये बताता हूं कि ये हादसा क्यों और किस प्रकार से हुआ, इसके ये जानना जरूरी है कि यह हादसा क्यों हुआ। यह हादसा इसलिए हुआ कि जो लोग कश्मीर में अमन, चैन, शांति, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस नहीं चाहते, उन्होंने वहां पर इस प्रकार का हादसा किया। उसकी वजह बताता हूं। आज से पहले कभी भी मैंने 18-20 साल अपनी 40 साल की नौकरी में कश्मीर में निकाले हैं, एक एक चीज से वाकिफ हूं मैं। पहलगाम में मैंने अपनी यूनिट कमांड करी है, पहलगाम जानता हूं मैं किस प्रकार। उसकी वजह देखिए कि जब से वहां पर हालात सुधरने शुरू हुए, उन्होंने सैफुल्लाह खालिद कसूरी साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि मैं आई विल नॉट लेट पीस प्रिवेल इन कश्मीर। यह हमला कश्मीर की पीस, शांति के ऊपर है, ये कम हमला कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी के ऊपर है। और वजह बताता हूं कि क्या हो गया है। पिछले 8-10 सालों में वहां पर इस प्रकार का माहौल बना है कि कश्मीर की जो आवाम है वो आने वाली अपनी जनरेशंस को आतंकवाद के उसमें झुलसने देने नहीं चाहती। वो चाहती है कि वो उनके जो बच्चे हैं वो आगे प्रगति करें और अच्छे से काम करें, और उससे परेशानी हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ। और उस परेशानी का कारण है कि उन्होंने इस बार हमला शांति पे किया। शांति पे कैसे? कि उन्होंने जाकर के हिंदुओं को और मुसलमानों को अलग करके भारत का जो बेसिक फैब्रिक है, आप देखें किस प्रकार के रिएक्शंस फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर उमर अब्दुल्ला, वहां के तमाम लीडरशिप, वहां की आवाम, सबके आ रहे हैं। प्लीज मेरे को बोलने दें आप। और उसकी वजह क्या है कि वो सब समझते हैं कि इसका कारण क्या रहा है। और उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि पहलगांव के लोग तिरंगा हाथ में लेकर के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। कोई ऐसे नहीं होता ये अपने आप। तो ये मेरा मानना है कि किसी को इसमें संदेह नहीं है कि ये क्यों हुआ, किसी को इसमें संदेह नहीं है कि ये कहां हुआ। अब प्रश्न ये है कि पहलगांव ही क्यों और समय। ये बहुत सोच समझ के, सोची समझी तरीके से पहलगांव को चुना गया, क्योंकि ये एक ऐसा शानदार
वो है टूरिस्ट स्पॉट जहां पर कोई मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पिछले 5-7 साल के हालातों में इस प्रकार का एक मानसिक मेंटल सेटअप बन गया था कि कोई कुछ भी हो जाए लेकिन कोई भी टूरिस्ट पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि कश्मीर का 70 से 80% रेवेन्यू टूरिस्ट से आ रहा है। 2,56,00,000 टूरिस्ट एक दिन में, एक साल में 2024 में कश्मीर गया था। इतनी जबरदस्त तरक्की, खुशहाली ये पची नहीं, और ये वजह थी उन्होंने पहलगांव को चुना। फिर वहां आकर के उन्होंने धर्म के आधार पर उसको डिवाइड करने का प्रयास किया। उसके कुछ दिन पहले इस पूरे खेल का तो प्लीज इस खेल का मेरे जो आर्किटेक्ट है आसिम मुनीर साहब, मेरे जो सवाल आ रहे हैं उसका उन्होंने तकरीर की थी। इसका मकसद क्या था? जो 2 नेशन थ्योरी की बात उन्होंने करी थी, ये कोई किसी प्रोफेशनल आर्मी का आदमी अधर्म के ऊपर, 2 नेशन थ्योरी के ऊपर इस प्रकार की बातें नहीं करता है। ये आर्मी का प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये आर्मी की सर्विस के ये आर्मी वाला नहीं लग रहा है, ये कोई मौलाना ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की पूरी प्लानिंग हाईएस्ट लेवल पे वहां हुई है। और ये अभी मेजर अनुज माथुर साहब, इसके पीछे मैं ये जानना चाह रहा हूं, इसके पीछे क्या उनकी रणनीति थी? वो क्या चाहते थे कि देश में गृह युद्ध हो जाए, फसाद हो जाए? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं सीधी सी, कि भारतवर्ष में गृह युद्ध कराने वाली एक औकात पाकिस्तान में या पाकिस्तान के अड़ोस पड़ोस में किसी में भी नहीं है। भारत के लोग, आप रिएक्शंस देखिए, आप किसी भी नेता का रिएक्शन देख लीजिए, आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का देख लीजिए, उमर अब्दुल्ला का देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती का देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी का देख लीजिए, ये सब बातें इसके लिए नहीं है। बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इससे देश, एक मिनट, उन्होंने कहा कि देश, मैं जो प्रयास सुनो ना, प्रयास वो ये कर रहे हैं कि जो प्रगति हो रही है वो ना हो, ताकि वहां फिर गुर्बत आ जाए और वो 500-500 रुपए दे करके पत्थरबाजी की चलिए अनुज माथुर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे पास 2 और मेहमान हैं। दूसरा उद्देश्य मेरे पास 2 और मेहमान हैं, उनके पास पहुंचता हूं। पाकिस्तान से जुड़े हैं, तमाम तरह के सवाल जो आपने भी खड़े किए, पूर्व एसीपी साहब ने खड़े किए, उसका जवाब मैं ले लेता हूं। मेजर रिटायर्ड आसिम अवान साहब, आपने जम्मू कश्मीर के नेताओं का बयान सुना होगा। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान चाहता है, 2 नेशन वाली उनकी जो पहले की थ्योरी थी, हमने तो पहले नकार दिया। हम चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हमारे साथ रहें। आप लोग जो तोड़ना चाहते हैं, हम नहीं टूटेंगे। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो जो चाहते हैं कि कश्मीर के लोग उनके साथ जुड़ जाएं, कश्मीर के लोग पाकिस्तान का साथ दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कश्मीर का एक एक शख्स सेना के साथ है, केंद्र सरकार के साथ है, और जो आप हरकतें कर रहे हैं उसके खिलाफ है। और उन्होंने यह भी मांग की कि इस हमले के बाद, पाकिस्तान के सभी नेताओं ने इस हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, और हम सिखाएंगे, उन्होंने कहा। जी बहुत शुक्रिया। अगर आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बड़ी अच्छी हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद हैं, मेजर जनरल हैं, रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब हैं, और एक एसीपी साहब हैं। एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि जो भी बात हो उसके पीछे कोई एक सेंटिमेंटल उसके अंदर फ्रेमिंग ना हो। सेंटिमेंटल फ्रेमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगी कि हम सेंसिबल बात करें, इंपॉर्टेंट ये बात रहेगी कि हम एविडेंस बेस्ड बात करें, इंपॉर्टेंट ये रहेगी कि हम बात करें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में रादर देन एन इंडिविजुअलाइज्ड, या वो पर्सपेक्टिव जो शायद मोदी सरकार, मैंने उस दिन भी बात की थी कि शायद जो मोदी सरकार हम सबके सिरों में भर रही है, हम अगर उस पर्सपेक्टिव से आएंगे तो ये एक बहुत बाइस्ड स्टेटमेंट होगी। एंड आई कैन आप खुद देख सकते हैं कि इवन जो हमारे एंकर हैं, जो कि आपका काम है प्रोग्राम को मीडिएट करना, लेकिन अगर आप एक एंगल से आएंगे कि जी हमने ये कर दिया और हम ये कर देंगे और हम ऐसे कर देंगे, सो आई बिलीव दैट दिस मे नॉट बी द बेस्ट ऑफ द थिंग्स टू गो फॉरवर्ड। नाउ विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने बातें सुनी एसीपी साहब की भी, मैंने जनरल साहब की भी बात सुनी, और जनरल साहब ने मुझे बताया कि इन्होंने वहां पे जो पहलगाम में इन्होंने असीम साहब, आप कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री दिमाग में ये भर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री, आपके यहाँ के नेता किस तरह का बयान दे रहे हैं कि मुंहतोड़ जवाब देंगे, अगर पानी रोकेंगे तो उस नदी में खून बहेगा? आपके यहाँ के कैसे जवाब दे रहे हैं?
अगर आपने मुझे मौका दिया तो मुझे या तो बात कंप्लीट करने दें, या फिर मैं आपको मौका देता हूं आप अपना मैं आपकी बातों में सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मौका देने के लिए बिठा नहीं, आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप एक्चुअली बीच में से अपना जो है ना वो सेंटिमेंट का इजहार कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा था कि सेंटिमेंट का इजहार नहीं करना आपने रियलिटी बेस्ड बात करनी। जनरल साहब ने बताया कि जी इन्होंने पहलगाम में यूनिट कमांड की, प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर, कि मुझे नहीं पता क्योंकि हिंदी की मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन शायद इन्होंने इन्फेंट्री की यूनिट कमांड की होगी। अगर उन्होंने इन्फेंट्री की यूनिट कमांड की, दैट्स वेरी गुड। तो इसका मतलब इनको ऑन ग्राउंड सिचुएशन का भी अंदाजा होगा। इनको ये भी पता होगा कि जब एक यूनिट कहीं पर डिप्लॉय होती है और इज बीइंग अ मेजर जनरल और एक डिवीजन किसी जगह पे लगा होता है, तो वहां पे सिक्योरिटी के एलिमेंट्स कितने कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और वहां पे अगर इन्फिल्ट्रेशन होती है, जैसे एसीपी साहब ने कहा कि वहां टट्टुओं के बगैर और गधों के बगैर तो कोई जा नहीं सकता, तो वहां पे अगर किसी का AK-47 लेके पहुंच जाना और ये सारी इन्फिल्ट्रेशन करके पहुंच जाना, मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि द फर्स्ट क्वेश्चन यू गाइस, आप अपने गिरेबानों में जाके ये बात पूछें कि आपकी इन्फिल्ट्रेशन, आपकी यानी आपका इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, आपका इतना बड़ा ये इंटेलिजेंस लैब्स है। असीम अवाम जी, आप कुछ भी बोलते रहेंगे तो हम सुनते रहेंगे। मुझे बात कर रहे हैं, एक मिनट, आपको कैसे, आप कुछ भी बोलते रहोगे? एक आपके यहाँ से लगातार, एक मिनट रुकिए असीम जी, रुकिए एक मिनट, आप कुछ भी बोलते रहोगे, रुको एक मिनट, नहीं एक मिनट रुको, आप एक मिनट, आप कुछ भी बकवास करते रहोगे, हम सुनते रहेंगे। सुनिए मेरी बात। नहीं देखो ये देखो ये कोई ये अच्छा नहीं इस्तेमाल कर रहे हो आप ये क्या कह रहे हैं? आप एक मिनट रुकिए, आपकी तरफ से लगातार घुसपैठ हो रही है, आपकी तरफ। आप इनको बताएं कि नहीं एथिकल, आप एक प्रोग्राम, असीम अवाम जी, नहीं सुनिए, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, देश अपनी तरफ, प्रोग्राम अपनी तरफ। एक मिनट सुनिए, नहीं आप हमारी कमियां निकाल रहे हैं उसमें भाई। एक बात, आपकी तरफ से इतनी घुसपैठ हो रही है, लगातार हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लगातार आपकी तरफ। एक मिनट, आप मेरा सुन तो लीजिए असीम साहब, जो सवाल आप, एक मिनट, जो आप देखो ऐसे बात नहीं होती ना। नहीं आप सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। मेजर साहब, नहीं फेलियर का मतलब ये नहीं कि आप हमारे अंदर घुसकर निर्दोष आदमियों को मार देंगे। इंटेलिजेंस फेलियर का मतलब है कि आप इंतजार में बैठे कि इंटेलिजेंस फेलियर हो और हम इसको हम मारे, निर्दोष लोगों को मारे। आप लड़ाई लड़िए, आर्मी टू आर्मी, आमने सामने लड़िए, आप चोरी से क्यों घुसकर मार रहे हैं? वेदभूषण साहब, मैंने आपका वेदभूषण साहब, इसका मतलब ये वेदभूषण साहब, आर्मी से लड़िए, वेदभूषण जी, एक मिनट, जिससे सवाल पूछा जाए उससे एक मिनट। आसिम जी, ये तो वो बात हो गई, एक तो चोरी हो गई, चोर बाद में पकड़ा गया तो चोर ने कहा कि आपने अपना सामान तो अपने रखाया नहीं, और आप चोर को गाली दे रहे हैं, आप अपना सामान क्यों नहीं रखाया? ये क्या हुआ? ये तर्क नहीं है। हम यहाँ तक पहुंच गए, मैं पूरा आपने जवाब दे दूं पहले, जो आपने सवाल किया, उसके बाद मैं आपके पास, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। बात आएगी, सुनेंगे तो समझ। चलिए आप पहले पूरी बात करिए, ठीक है। द सेकंड बात जो इसमें आती है कि अगर आपने बिलफर्ज आपको लगा कि हाँ जी पाकिस्तान ने जो है ना वो बिल्कुल किया, आपके सिक्योरिटी लैप्सेस थे या नहीं थे, उसमें से इन्फिल्ट्रेट करके कोई क्यों आया? द सेकंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन विल बी कि आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप देखते हैं क्या ये क्या हुआ। आप 26वें मिनट में अगर एक FIR ताजा दर्ज करा देंगे और उसका सारा इल्जाम लगा देंगे किसी के ऊपर भी कि ये तो पाकिस्तान ने कराया, हमारे पेट में भी दर्द होते हैं, हम भागते हैं पाकिस्तान ने करवाया हमारा, तो ये क्या इंटेलिजेंशिया है? मैं इसीलिए बात कर रहा हूं बिकॉज मेरे आगे बड़ी एक सेंसिबल ऑडियंस बैठी हुई है, मैं इनको देख रहा हूं और मैं इनको समझता हूं कि इन लोगों ने ऐसे ऐसे लेवल पे काम किया जहां अगर कोई जवान आके कहता है कि जी सर मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, आप फौरन ये नहीं कहते कि अच्छा जाओ उसको उठा लो, उसने किया होगा, आप उसको इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। हमने, पाकिस्तान ने आपको फौरन पेशकश की कि इंटरनेशनल, आपको मेरे ऊपर एतबार नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर एतबार नहीं है, आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवाएं, हम आपके साथ। हमारे पास इंटरनेशनल क्यों कराएंगे? हमारा आंतरिक हम खुद करेंगे, हम क्यों कराएंगे इंटरनेशनल? हमारे पास जांच एजेंसियां नहीं है, काबिल जांच एजेंसियां। मेयर साहब अभी आपके पास मैं आऊंगा, इससे पहले एक मिनट रुकिए असीम साहब। डॉक्टर राजा काशिफ साहब है, राजनीतिक विश्लेषक है, पाकिस्तान से जुड़े, पहले इनका भी वर्जन सुन लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राजा काशिफ साहब, पाकिस्तान से लगातार घुसपैठ हो रही है, आतंकवादियों को वहां से जो आ रहे हैं उनको सबक सेना सिखा रही है, आए दिन आतंकवादी जो उस पार से आ रहे हैं उनको सेना हमारी मार रही है, जहन्नुम में पहुंचा रही है जो गलत नियत से आ रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य कह लीजिए हमारा कि ये आतंकवादी यहां तक पहलगाम में आने में कामयाब रहे, और इसमें साथ कश्मीर के कुछ लोगों का भी था जिनके घर ध्वस्त किए गए। वो लोग भी थे जो आपके आंखें थे, आसिफ फौजी और अबू तलहा, ये पाकिस्तान के भी हैं जिनके नाम है।
दुर्भाग्य से वो यहां तक आ गए, घटना को अंजाम उन्होंने भी दे दिया। वो भी कामयाब होगा क्योंकि लगे रहते, कोशिश लगातार वो भी कर रहे थे। इसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। कई बार घटना में सबूत दे दिए। तहव्वुर राणा की आज ही पेशी हुई कोर्ट में। और कितने सबूत आपको चाहिए कि भारत के खिलाफ आप रणनीति, साजिश ये सब करते रहते हैं? जी, बुनियादी बात तो ये है कि सबूत की बात करते हैं। अगर AK-47 निकल रही है तो बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है, ट्रेन का हादसा, वहां पे भी AK-47 ही थी भाई। इसमें मतलब ये सेम पेज है। बलूचिस्तान में जो कर रहे हैं वो आप ही के लोग हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। माथुर साहब आऊंगा, मैं आऊंगा पहले इनको। हाँ, मैं बात पूरी कर लूं। जी। जो है, जनरल साहब को बेचैनी हो रही है। जनरल साहब युद्ध में थोड़ा सा इंतजार भी कर लेते हैं ना दूसरे की बारी का भी। तो हो ये रहा है कि 71 में भी इंडियन सेना आ गई थी। तो भारतीय सेना तो बुनियादी तौर पर टेररिस्ट आर्मी एक है कि जो ढाका में कभी उतर जाती है, उनके ख्वाब बड़े बड़े देखते हैं, कभी उठते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बैन कर देते हैं जी, इंडिया में नहीं आएगा, कभी टीवी बंद कर देंगे। मतलब अजीब अजीब हरकतें हैं। हमने पानी बंद कर दिया जी, बहुत अच्छा काम किया। तो देखिए, ह्यूमन राइट्स कोई चीज होती है, अगर आपने करना है तो प्रॉपर तरीके से चले। तो युद्ध करनी है तो युद्ध करें ना, मिसाइल मार दें, बम मार दें पाकिस्तान में, आपने सेना उतार दें, आपने बॉर्डर पार करना है, प्रॉपर जंग करें। ये थोड़ी होता है हथकंडे जो आप लगा रहे हैं कि जी हमने पानी बंद कर दिया, बहुत अच्छा काम किया। ये सारी, इससे अंदाजा होता है कि इंडियन आर्मी बड़ी जो एक प्राइम मिनिस्टर है वो एक चाय बेचने वाला है, उसकी थॉट ही चाय बेचने से ज्यादा नहीं है। वो चाय की प्याली में तूफान लेके आ रहा है। और मेरे ख्याल में तो इंडियन आर्मी को चाहिए कि एक दफा आसिफ खान जी, इनको रोकिए थोड़ा। एक मिनट, इनको थोड़ी तहजीब आप बता रहे हैं। ये जो शब्दों का आप इस्तेमाल, जिन शब्दों का आप चाहिए, देखिए शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपके प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोले तो आपको कितना चुनेगा? शर्मनाक बात है। आपको माफी मांगनी चाहिए। और ऐसे डॉक्टर राजा काशिफ साहब, मीडिया पर मौका ना, डॉक्टर राजा काशिफ साहब, चाय बेचने वाला, डॉक्टर राजा काशिफ साहब, इनके पत्ते खोले जाएंगे तो पता नहीं कहाँ पर गुसल खाने धोने वाले मिल जाएंगे। इतना आपको नहीं, जाइए आप, जाइए। हमें नहीं चाहिए। डॉक्टर राजा काशिफ साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, अब इनको वापस भेज दीजिए, इनको हमें नहीं चाहिए ऐसा आदमी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा चाय वाला। इसको आपको आसिफ थोड़ी शर्म लिया, इनको बताइए, भाषा समझ में नहीं आती है। चाय वाला, तुम्हारी औकात क्या है? 71 में तुम्हें मारा है, आप 71 याद है? 71 में मारा है, फिर मारेंगे, इंतजार कीजिए, फिर मारेंगे। आप चाय बेचने वाला, तुम्हें बताएगा, तुम्हारी माँ की छठी का दूध याद दिला देगा तुम्हें। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमारे प्रधानमंत्री के लिए बोलते हो। तुम्हारे प्रधानमंत्रियों के बारे में तो वो जलालत भरी बातें पूरे दुनिया जानती है, जलालत भरी बातें। शर्म आनी चाहिए। तुम घटिया नहीं, घटिया आदमी हो, गिरे हुए आदमी हो। दुनिया में अपनी हालत देखिए, हिंदुस्तान ने वर्ल्ड में देखिए, तुम्हारी क्या औकात रह गई है? कोई औकात नहीं तुम्हारी, जीरो औकात है। जीरो औकात पर हो आप दुनिया के अंदर। आपको टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है, उग्रवादी कंट्री, यूनाइटेड नेशंस में टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है। आपको माफी मांगनी चाहिए हिंदुस्तान से, आपको शर्म आनी चाहिए। आप उग्रवादियों के देश को, उग्रवादी देश के रहने वाले हो, आप टेररिस्ट कंट्रीज के रहने वाले हो। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। आप जाइए, दफा हो जाइए। आप मत आइए टेलीविजन पर हिंदुस्तान के, आप दफा हो जाओ। हमें नहीं चाहिए ऐसा स्पोक्स पर्सन जो इतना घटिया हो। मेजर साहब ने भी तो अपनी बात को रखा था, मेजर साहब ने अपनी बात को रखा अपने शब्दों में, परंतु आपने तो बिल्कुल घटियापन की जो आपसे उम्मीद की जाती थी उससे भी ज्यादा नीचे गिर गए हो, उससे ज्यादा नीचे गिर गए हो। अरे तुम घटिया के इंतहा हो, दुनिया थूक रही है तुम्हारे ऊपर थूक रही है दुनिया। देखो क्या हालत है तुम्हारी, दुनिया के अंदर जाकर देखिए। आसिफ भाई, इनको हटाइए ऐसे लोगों की, हमें जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ डिबेट में लाने की। बेशरम आदमी है, घटिया आदमी है। एक मिनट वेदभूषण साहब, एक मिनट देखिए, राजा काशिफ साहब घटिया आदमी है। राजा काशिफ साहब, हमारे प्रधानमंत्री के लिए इतना बड़ा लोकतांत्रिक हमारा देश है, इतना बड़ा प्रधानमंत्री के बारे में तुम्हें शर्म नहीं आती है? आपको
छोटा सा कंट्री है नहीं, तुम्हारा, आपके सारे ये सारे के सारे एक जैसे हो क्या? कर तुम्हें नहीं, नक्शे से मिट आप जाएगा सारे के सारे एक जैसे हो, नक्शे से सब एक जैसे हो पाकिस्तान मिट क्या? जाएगा। इस तरह शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश चला गया ना हाथ से, बलूचिस्तान हाथ से जा रहा है ना तुम्हारे, नक्शे में नहीं मिलेगा। जनरल माथुर को टाइम दें थोड़ा सा। नहीं, चलिए मुद्दे की तरफ आते हैं, लेकिन एक मिनट से तो कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन चलिए मुद्दे, आपने भी अपनी बात रखी, पर ये तो घटियापन की औकात, ये अपनी औकात दिखा रहा है। एक मिनट, राजा काशिफ साहब, राजा काशिफ साहब, अपनी घटिया औकात पर आ गया ये आदमी। चाइना से डरता है। वेदभूषण साहब, राजा काशिफ साहब, बलूचिस्तान से फट रही है तुम्हारी, बलूचिस्तान से फट रही है तुम्हारी, एक मिनट, तुम्हारी फटी, तुम्हारी घटिया आदमी। वेदभूषण साहब, वेदभूषण साहब, राजा काशिफ साहब, एक मिनट प्लीज आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है तुम्हारी कि ऐसे शब्दों का नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए प्लीज, एक मिनट। वेदभूषण साहब, डॉक्टर राजा काशिफ साहब, एक मिनट। आसिफ जी, हमें नहीं चाहिए आदमी आसिफ खान, हम नहीं चाहते इस आदमी से डिबेट करना। घटिया आदमी को ले आए आप गलती से, इनको हटाओ, इनको चैनल से डॉक्टर राजा काशिफ साहब, हटाइए। डॉक्टर राजा काशिफ साहब, एक मिनट। काहे के राजा यार, काहे के काशिफ जो है नकली डॉक्टरी डिग्री लेकर आए हुए हैं, पता नहीं चाय वाले बोले ये तो नकली डॉक्टरी लेकर आए हुए हैं। कहाँ के डॉक्टर हो आप, किस चीज के डॉक्टर हो? तुम्हारी घटिया लैंग्वेज है, तुम्हारी भाषा घटिया, तुम काहे के डॉक्टर हो? तुम पढ़े लिखे डॉक्टर हो? अरे तुम्हारी डॉक्टरी भी नकली लग रही है मुझे, तुम्हारे जो अल्फाज हैं वो बताते हैं कि तुम बहुत ही घटिया। वेदभूषण साहब, राजा वेदभूषण साहब, थोड़ा सा दिल बड़ा करके एक मौका इनको और देते हैं। डॉक्टर राजा काशिफ साहब, इनकी औकात बताइए, एक मौका। आसिफ भाई इनको इनकी औकात बताइए। इनकी औकात इनको मालूम है, बस ये चीख सकते हैं, बुरा कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके डॉक्टर राजा काशिफ साहब, देखिए एक मिनट, डॉक्टर राजा काशिफ साहब, अरे काहे के राजा यार, राजा वाजा नहीं है, काशिफ वासिफ बोला करो, डॉक्टर वोक्टर कहाँ के डॉक्टर है ये? एक मिनट चर्चा को मुद्दे पर लाते लेकर आ गए ये। एक मिनट, वेदभूषण साहब, नकली डॉक्टर, एक मिनट। अरे तुम नकली हो, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है आप लोग नकली हो, पूरी दुनिया को पता है आप नकली लोग हो। खंजर मारने वाले, कमर में खंजर मारने वाले लोग, आप पे कोई यकीन नहीं करता, दुनिया विश्वास नहीं करता। अपनी औकात देखिए दुनिया में क्या औकात है आज आपकी, इन्हीं कारणों से है। वेदभूषण साहब, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेदभूषण साहब, डॉक्टर राजा काशिफ साहब, एक मिनट, चर्चा को आगे बढ़ाते, रुकिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपके दोनों के पास बाद में आऊंगा। मेजर असीम साहब, आप देखिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इतना तक तो जुगाड़ नहीं है। पानी अगर भारत बंद कर देगा तो हालत आपकी खराब हो गई। आपकी बात खत्म हुई। देखें ये बात मैं अगेन फिर वही कहूंगा, ये अपने मेजर जनरल साहब को टाइम देना था, मेरा ख्याल था कि वो बात काफी देर से हाथ रेज करके खड़े हुए थे। एनीवे सर, विद योर रिस्पेक्ट, बात ये है जी कि आप पानी बंद करके एक धमकी दे रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले एसीपी साहब की भी मैंने बातें सुनी, डॉक्टर राजा के साथ हम जितनी लड़ाई कर रहे हैं, इस लड़ाई से तो कोई फायदा नहीं होगा। और ये भी हमें बड़ा कहा गया कि जी हम एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, तो प्रोफेशनल आर्मी ऐसे तो नहीं लड़ती, वो तो फिर सामने सामने लड़ती है। आपने कहा कि जी 5 बंदे AK-47 देके अगर उतार दिए गए तो वो शायद पाकिस्तान की फौज ने भिजवाए थे, लड़ना है तो सामने से आओ। तो फिर उसी बात को आप निगेट कर रहे हैं, लड़ना है तो सामने से आओ। ये पानी बंद करने की धमकी देना, ये तो बड़ी यजीदियत है, ये तो मतलब ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। और फिर वर्ल्ड बैंक जिस चीज की, जिस ट्रीटी की 1960 में सामने से भी हुआ, पहले भी हुई और आगे भी होगा, चिंता मत करो। नहीं, जब वर्ल्ड बैंक उसका गारंटर है तो आप एक आमने सामने से भी होगी, और जब हुई ह्यूमन राइट्स की जब आमने सामने से लड़ाई हुई तब भी आपने देखा कि क्या हुआ, आपके टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया है, और आगे भी होगा। आपकी हरकतें ऐसी रही। सुनिए, आपकी सेना में इतनी हिम्मत नहीं है, आपकी सेना में इतनी हिम्मत नहीं लड़ाई लड़े। आप आतंकवादियों को ट्रेनिंग देके यहां भेज देते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। ये वही बात है, एक तरफ आप इससे ज्यादा आप आसिम साहब, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। पैनल ये कह रहा है कि हम तो कुछ नहीं करते। आप देखिए पाकिस्तान के सीधे साधे लोगों को ट्रेनिंग देंगे। दोहल ये ऐलान करना चाह रहे हैं कि 1971 में हमने ये काम कर दिखाया। 1970 से आप इस काम में लगे हुए थे। आप मुक्ति बानी, देखिए आप सीधे साधे लोगों को ट्रेनिंग आपकी सेना और आतंकवादी देकर पाकिस्तान से आप भेज सकते हैं। इतने बड़े पैनल इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इंडिया इज अ टेररिस्ट कंट्री बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग दैट। कोई नहीं कह सकता,
आपके अलावा कोई नहीं कह सकता। और आपके आतंकवादियों की वजह से ओसामा बिन लादेन आपके यहां रुकता है, बड़े बड़े आतंकवादी संगठन आपके यहां, आतंकवादियों की नर्सरी पैदा होती है आपके यहां, आतंकवादियों के कैंप लगते हैं आपके यहां, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है आपके यहां खुद ब्लास्ट होते हैं आपके घर पे, क्योंकि आप सांप पाल रहे हो, आप सांप पाल रहे हो। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब जवाब देंगे इसका, जो आप कह रहे हैं कि लड़ नहीं सकते। मुझे लग रहा है टाइम देगी जन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं इसके बाद आऊंगा, इसके बाद आपके पास आता हूं। आसिम साहब देखिए, मैं आपको सिर्फ 2-3-4 चीजें बताऊंगा, मेरे प्लीज डोंट इंटरप्ट व्हेन आई एम टॉकिंग। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान गए थे, उन्होंने एडमिट किया है कि हम 45 या 47 टेररिस्ट कैंप्स पाकिस्तान में चला रहे हैं। ये कोई इसमें इन्फरेंस निकालने की बात नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एडमिशन है। अभी 6 दिन पहले आपके रक्षा मंत्री ने एडमिट किया है, इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि वी आर डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर यू फॉर लास्ट 30 इयर्स। हम 30 साल से आतंक को पाल रहे हैं, आतंकवादियों को तैयार कर रहे हैं आपके लिए। ये बात किसी और देश के लिए नहीं कही गई। हिलरी क्लिंटन 2011 में पाकिस्तान आई थी और उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो सांप आपको नहीं डसेगा, इसकी कोई गारंटी किसी की नहीं होती है। ये तमाम बातें किस देश के लिए कही गई हैं, ये सबको मालूम है, हमें इसमें डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। अब मैं जो बात बता रहा हूं कि 4 बार कन्वेंशनल तरीके से लड़ाई लड़के देखी, कुछ नहीं हासिल हुआ, तो स्टेटेड पॉलिसी है पाकिस्तान की। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस में कहा था, वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। एक देश को बर्बाद करने के लिए हम उसको लहूलुहान 1000 घाव दे करके लहूलुहान करेंगे। ये इसमें आतंक की बू है शुरू से आखिर तक। आपके स्टेट पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, और वही प्रयास लगातार जारी हैं। जियाउल हक ने भी किए और उसके बाद सभी लोगों ने किए। मैं 1000 कोटेशन को चीजें कोट कर सकता हूं, मैं इसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाना चाह रहा। बात मकसद ये है कि अभी परिस्थिति आज की क्या है। आज आप जिससे ओपन डोमेन, आपको मेरी बात मानने की आवश्यकता नहीं है। जो मिलिट्री कैपेबिलिटी डिफरेंस है इंडिया का और पाकिस्तान का, ये ओपन डोमेन में अवेलेबल है। जो नेवल फोर्सेस के कैपेबिलिटी में डिफरेंस है उसमें ओपन डोमेन में अवेलेबल है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, इट इज द 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, 4th लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड हेडिंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वेरी सून। तो आप जब इस बात का आपको गुमान है और सबको गुमान है, और यही वजह है कि आपने लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, लो कॉस्ट ऑप्शन को एक्सरसाइज किया हुआ है, और वो लो कॉस्ट ऑप्शन बकौल आपके स्वयं के हेड ऑफ द नेशन उस समय के। एक मिनट पीसीआर की टीम को थोड़ा सा दरख्वास्त करूंगा कि नाम थोड़ा सा इधर के उधर होगा, इसको ठीक करें। एक मिनट और मैं बता, जी एक मिनट और मैं बताना चाह रहा हूं कि उसके बाद अब जिस प्रकार का रिएक्शन है, इंडियन आर्मी ने कोई मोबिलाइजेशन ऑर्डर नहीं किया। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय मोबिलाइजेशन। आज की तारीख में आई कैन नेम फॉर्मेशंस व्हिच हैव मोबिलाइज्ड 37, 15, गुजरांवाला, खड़ियां। तो ये सारे मोबिलाइजेशंस हो गए हैं। आपने विलेजेस को इवैक्यूएट करवाना शुरू करवा दिया है। ये जो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है, ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन इसलिए है कि ये आपकी तैयारी नहीं दिखाता है, ये डर का कहीं ना कहीं हिसाब किताब है, उसको दिखाता है। क्योंकि आपको ये पता है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और अगर ये परिस्थिति इस प्रकार की बन गई कि दोबारा एक कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ होएगा दोनों कंट्रीज के बीच में, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है, और ये इसलिए डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, क्योंकि आप पूरे सबको ये पता है कि खौफ किस चीज का होता है,
इस बात का नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी इज रन ओवर बाय एनी चांस, कोई इस बात की बात नहीं कर रहा है। जो होगा वो देखा जाएगा, 4 बार देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि 2 चीजें हैं आज की तारीख में, आज के भारत में, पॉलिटिकल विल और मिलिट्री कैपेबिलिटी, और इनका जो दोनों का सिनर्जाइज्ड कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। आज आप एक स्टेटमेंट, एक रिएक्शन इंडिया के लीडर्स का कोई भी हो, उसको आप देख सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि हमें बजाय इसके कि जो अब प्रोग्रेस हो रही है, पीस वॉज प्रिवेलिंग इन कश्मीर, उसको, ये जो अटैक है, इट इज एन अटैक ऑन पीस ऑफ कश्मीर, इट इज एन अटैक ऑन डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर। और ये अचानक नहीं हुआ है। ये खालिद खजूरी साहब ने कहा था कि आई विल नॉट लेट पीस प्रिवेल, वो कहां है उसकी? आज मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं, मेरे पास क्लिपिंग है, वो एक पाकिस्तानी किसी बटालियन के सीओ के साथ गुलदस्ता उसको भेंट किया जा रहा है। ये वही कसूरी है जो कि लश्कर तैयबा का डिप्टी कमांडेंट है, और इसी ने कहा था कि आई विल नॉट लेट पीस प्रिवेल, और वो हुआ। आसिफ मुनीर साहब ने, आप, यू आर ऑल्सो एन आर्मी पर्सन, कभी देखा है कोई आर्मी, एनी प्रोफेशनल आर्मी विच टॉक्स ऑफ रिलीजन, विच टॉक्स ऑफ 2 नेशन थ्योरी? कम ऑन। तो ये दिस इज अनप्रोफेशनल। चलिए, इस बीच आर्मी डज बिजनेसेस। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक मिनट और, आर्मी एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से जुड़ी, उसका सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पाक फौज में बड़े पैमाने पर इस्तीफे की खबर आ रही है। पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं कई अफसर, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। पाकिस्तानी फौज के दस्तावेज से यह खुलासा हुआ कि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे फौजी हैं जो छोड़ना चाहते हैं। जंग से पहले पाकिस्तान की फौज में इस तरह की, पाकिस्तान की फौज से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं कई बड़े अफसर और अपना इस्तीफा दे रहे हैं। पाक फौज में बड़े पैमाने पर इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। इसका जवाब पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े हैं, आसिम अवान साहब, उनसे लेते हैं। पाकिस्तान से इस तरह की खबरें आ रही हैं। चलिए, एक ब्रेकिंग और बड़ी खबर आ रही है, उसका सीधा रुख करते हैं, उसके बाद इसका जवाब लेते हैं कि पाक के तनाव के बीच दिल्ली में हलचल तेज हो गई कि दिल्ली में बैठकों का दौर है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन पर चर्चा की जा रही है। रक्षा मामलों की स्थायी समिति की बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है और पाक के खिलाफ सैन्य तैयारियों की समीक्षा हो रही कि आगे क्या कुछ करना है। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद हैं और आगे की रणनीति को लेकर तैयारी हो रही कि किस तरह से अब आगे की तैयारी की जाएगी। कई दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है, पूरी प्लानिंग की जा रही है, लेकिन अब रणनीति अंतिम छोर तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री से भी बैठक हो गई और अब जो सैन्य तैयारी को लेके उसकी समीक्षा बैठक हो रही है। इस वक्त राहुल गांधी भी मौजूद हैं। आसिम अमान साहब, इस तरह से खबर आ रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के बहुत से सैनिक ऐसे हैं जो रिटायर्ड होना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं, पाकिस्तान छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक प्रतिक्रिया इस पर। मुझे बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था जनरल साहब की बातें सुन के, एंड आई वाज रियली गेटिंग इम्प्रेस्ड ऑन फ्यू थिंग्स, लेकिन मैं उसका जवाब भी देना चाहूंगा। और ये जो आपने खबरें की है, जो आपने बात की है पाकिस्तान से इस्तीफा, मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूं, लेकिन आज भी मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं, आई कैन गिव माई गारंटी कि पाकिस्तान की फौज से रिटायर्ड अफराद भी आज एक कॉल पे पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हैं। पूरा मुल्क, मैंने उस दिन भी आपके चैनल में बात की थी, पूरा मुल्क एक साथ खड़ा है। ये खबरें आप, मुझे नहीं पता आप कहां से ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की हुकूमत जो है उसकी इतनी, यानी उसकी एक इंसानिटी का लेवल नीचे चला गया हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनकी भी बंदिश कर दी कि पाकिस्तान से जो भी सच है, जो भी बात है, वो खबर किसी तौर पे पाकिस्तान वाली वो इंडिया के लोग सुन ही ना सकें। सच को छुपाना चाहते हैं आप लोग, और उसी सच को छुपाने के लिए अभी जनरल साहब ने बात की, सर डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन आपने कहा कि जी वो भुट्टो साहब ने ये कहा था कि जी मैं 1000 दफा जो है ना 1000 पॉइंट से इनको ग्रीट करवाऊंगा। हु इनिशिएटेड 1948 कश्मीर पे जाके किसने गस्बा किया? कश्मीर पे जाके गस्बा आपकी फौज ने किया, जो आज भी वहां बैठी हुई है। यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है वो यही कहती है कि आप उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दें, लेकिन आपकी फौज ने, आपकी सेना ने और आपके लोगों ने, आपकी हुकूमत ने आज तक उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं दिया। कौन आया वहां पे? टेररिस्ट तो आप हमें कह रहे हैं, लेकिन वहां पे किसने कब्जा किया? वहां पे किसने गस्बा किया? आप लोगों ने। उसके बाद 1965 का ख्वाब किसने देखा था?
हम सुबह नाश्ता करेंगे, हम जाके नाश्ता करेंगे जी वो लाहौर के जिम खाना में, और उसके बाद 17 दिन के अंदर आपका रैप अप करके केस, आपके टैंक अभी भी लाहौर में वहां पे खड़े हुए हैं। आप कभी आए, हम आपको म्यूजियम में आपके टैंक भी दिखाएंगे, आपकी बहुत सारी चीजें दिखाएंगे जो हमने आपकी कब्जे में करके वहां रखी हुई है। और अभिनंदन साहब का एयरक्राफ्ट भी हमने वहां पे रखा हुआ 1971। अच्छा, किस देश के टुकड़े किस देश के हुए? पाकिस्तान की फौज टेररिस्ट करती है। नहीं। 1971 किस देश के टुकड़े हुए? आप बताइए किस देश के टुकड़े के लिए आपने कहा कि हम टेररिस्ट कर रहे हैं ना। असीम जी, कश्मीरियों को उभारते हैं। आपकी फौज आई और असीम जी, आप बताइए किस देश के टुकड़े किस देश के हुए? ठीक है, नहीं, इंडिया के टुकड़े हुए, पाकिस्तान का टुकड़े हुए, हमने किस देश के टुकड़े हुए? बात यह कि टेररिस्ट कौन हुआ, ये चीज आप है किसने की? ये आप लोगों ने की। 2013 में आपने काम किया, 2016 में आपने काम किया। एक मिनट, आप अपनी हार में जीत देखते हैं, ड्रामा करके आप अपनी हार में जीत देखते हैं। आप ये तो देखिए, आप हैं कहाँ? आप इंडिया के बराबर में कहाँ खड़े हैं? आसिम साहब, आप कहाँ खड़े हैं? आप इंडिया के बराबर में कहाँ खड़े हैं? आपका जवाब देना चाहता हूँ, मुझे 30 सेकंड दीजिए। जनरल साहब ने कहा हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज है, हमारी दुनिया। तो सर आप बिस्मिल्लाह करें, आप आए। अगर आपका ये ख्याल है कि 5 बंदों की टेररिस्ट एक्टिविटी के बाद सैनिटी का ये आलम है कि 1.5 से 2 अरब आबादी आपस में लड़ने मारने के लिए तैयार हो जाए, और आपके चैनलों पे आपके लोग यही आके कहने कि जी हमने ये फैसला कर दिया, हम अब ये जाके कर देंगे, अब हम ये कर देंगे, आई डोंट थिंक सो। अब मुझे वो अल्फाज नहीं कहने चाहिए और मैं नहीं कहूंगा, लेकिन क्या खाया हुआ है कि 1.5 अरब की आबादी ये सोच नहीं रही कि यार ये 5 लोगों ने जो किया, लेट्स इन्वेस्टिगेट, ये प्रॉब्लम कहां से हो रही है, फटाफट ये लेके चल पड़े कि जी हमने पहले भी प्रॉब्लम बता रहे ना। एक मिनट, आप लोग प्रॉब्लम समझने को तैयार नहीं है। देखिए आपकी सेना, देखिए आपकी सेना, भोले भाले लोग को ट्रेनिंग देके भारत में भेजते हो आप। भारत में 68% आप उस समस्या को समझ ही नहीं रहे। आसिम अमान जी, और आपका आसिम अमान जी, देखिए आप सेना से जुड़े, आप अच्छी तरह समझते होंगे। आप टाइम पे आपके पास सिर्फ 8% स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है, सिर्फ 12% आपकी मशीनरी और आपके लोग हैं जो काम करते हैं। आपकी इंडिया की फौज के अंदर जितना मसला है ना, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। हमारा पाकिस्तानी फौजी इस टाइम पे रिटायर्ड ले ले, जो जहां से मर्जी उठा ले, और पाकिस्तान का हर नौजवान, वो चूंकि उसको मरने जीने की फिक्र नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते सिर्फ इसके सिवा कि भोले भाले लोगों को ट्रेनिंग देके भारत के खिलाफ भेज सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई एक सवाल कहना नहीं चाह रहा हूँ, आपकी कोई औकात नहीं है, आपको उग्रवादी क्यों करार आपकी कोई औकात नहीं है। इसके अलावा आसिम साहब, आप भोले भाले लोगों को, आप अगर सेना में हो तो आपको पता होगा, आप भोले भाले लोगों को बहलाकर बलगलाकर वहां पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग देके कश्मीर में भेज सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई औकात नहीं है कुछ कर सकते हो। उग्रवादी कंट्री क्यों रखा, उस लिस्ट के अंदर क्यों रखा हुआ है? वेदभूषण साहब, पूरे वर्ल्ड से आपको नाराजगी है, पूरे वर्ल्ड से आपको नाराजगी है। यूनाइटेड नेशंस आपको टेररिस्ट कंट्रीज की लिस्ट में रखा, आपका सम्मान दिया हुआ, कितनी बड़ी इज्जत है आपको दुनिया में दी गई है। आप देखें मेजर साहब, कितनी बड़ी इज्जत है आपको। आप एसीपी का ओहदा रखते हुए इतनी ब्लाइंडली झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो ये आपको यूनाइटेड नेशंस ने आपको दिया है या नहीं दिया तमगा? ये आपको तमगा दिया है ना? झूठ है ये, आप बोल दीजिए गलत है। एक मिनट यार, एक मिनट, मैं आपको इतिहास बता दूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 45-48 में किसने क्या किया था, डेट वाइज बताया जा सकता है, कब पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर हमला किया। और मैं आपको बताता हूं, यू आर एन आर्मी मेजर, प्लीज रीड द यूएन रेजोल्यूशंस। आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि यूएन रेजोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। आपको और एक मिनट, बिल्कुल क्लियर, प्लीज रीड इट योरसेल्फ। आई एम नॉट हियर टू टीच यू द रेजोल्यूशंस। और दूसरी बात यह है कि जब वहां पर जब डिविजन हुआ था इंडिया का, तो उसका जो उसके इश्यूज थे वही थे। और आपने पहले हमला किया है पाकिस्तान आर्मी ने 22 तारीख को, उसके बाद 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी वहां पर गई है। कोई इसमें संदेह रखने की जरूरत नहीं है। प्लीज गेट योर हिस्ट्री राइट। 1965 also get your history right. My unit had its flag in Bargi in Lahore. So it was, our tank was in Lahore not because you came and picked it up from Amritsar. The Indian Army reached Lahore, that is why the tanks were in Lahore. Please get your history right. In 71 we have returned 13,000 square kilometers of land.
13,000 square kilometers of land. And now let me talk of the Indus Water Treaty. This Indus Water Treaty was the most lopsided, heavily loaded in the favor of Pakistan treaty. It was a thing given by the country, and उसके बाद पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सालों तक पाकिस्तान को पैसा दिया है उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वहां पर। आपको ये तमाम चीजें यू नीड टू गो थ्रू योर हिस्ट्री एंड गेट अ बीन्स राइट। अच्छा, और दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं, देखिए मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कुछ पता मुझे लगता नहीं है, बहुत लोगों को पता है, और उसको जो इतनी मदद, इट वॉज अ हेल्प, let there be no doubt. Why should a country give money to Pakistan to build the infrastructure, canal structure on their side after interwater treaty? आप देखिए, मैंने देखा हुआ है, मैंने सब पढ़ा हुआ है। यार please let us not कितने let us please that's it। हाँ, so that is there। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, दुनिया ने पैसा दिया because it was World Bank sponsored, because it was a resolution which was stated and sponsored and guaranteed। Dunia has nothing to do with, we are upstream nation, you are a downstream nation, Dunia has nothing to do with it। And one thing I will tell you very clearly, you read Indus Water Treaty, you know इंडस वाटर पाकिस्तान के किताबों में, पाकिस्तान के स्कूलों में, पाकिस्तान के लोग अपने बच्चों को यह बताते हैं कि पाकिस्तान की जब भी भारत से हुई तो पाकिस्तान की जीत हुई। दिक्कत यह है वहां पर सब उल्टा बताया जाता है, और वहां के लोगों को भी यह पता कि जब जब हिंदुस्तान से लड़ाई हुई तो पाकिस्तान की जीत हो गई। अब हो सकता है यह भी पढ़ाया हो कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश भारत से कटके अलग हुआ है, हो सकता है ये पढ़ाते हो ये लोग कि भारत से कटके बांग्लादेश को हमने बना दिया। इतने तो झूठ बोलते हैं। और दूसरी चीज ये कि ये कभी भी सीधे तौर पर नहीं लड़ सकते और नहीं टिक सकते, इसलिए आतंकवादियों को तैयार करके भारत में भेजते हैं। चलिए, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर जब भी जंग हुई है तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान के बच्चों को यह बताया जाता है और वहां की किताबों में ये है कि जब भी भारत से जंग हुई है तो फिर पाकिस्तान की जीत हुई है। ये सब वहां के लोगों को सिखाया जाता है, उल्टा बताया जाता है। जबकि जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का भी। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।